हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज 14 फरवरी मॉर्निंग 9 AM से क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आज जो पहला पेपर था वो NSQF के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, तो ITS का एग्ज़ाम था। ठीक है, जो बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद है ना, मेरे पास जो है वो आप देख रहे होंगे कि पेपर है एग्ज़ाम का। ठीक है, और ये DSET है। ठीक है ना, तो आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आफ्टर एग्जाम बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर बहुत इजी था या बहुत आसान था। ठीक है, या कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, है ना, या जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी या जिन लोगों ने है ना एक प्लानिंग के साथ बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी, रिवीजन नहीं करी, तो उन लोगों की भी वैसे भी आते हैं कि एग्जाम टफ था, है ना, या हम पास ही हो पाएंगे या हमसे इतना बना, तो तरह तरह की चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें इन सारी चीजों में उलझना नहीं है। हमने जो भी हमने किया है, ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं और हम अगले एग्जाम की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। पर एक एनालिसिस में आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं, है ना, कि एग्जाम के जो आंसर्स थे, है ना, वो किस तरीके के थे, है ना, और हमें इनके अंतर्गत किस अप्रोच को लेकर चलना था। ठीक है, और थोड़ा सा हम एनालिसिस भी लास्ट में चर्चा कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में जो एग्जाम है हमारा 2026 वाला एग्जाम था, वो किस तरीके का था, और हमारा जो स्कोर है ना, अगर हमने बहुत शानदार तैयारी करी है और बहुत अच्छे से हम सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करके आए हैं, तो एक स्कोर हम देख सकते हैं कि हमारा स्कोर है ना कितना हो सकता है या हम कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने पिछले 4 सालों के, है ना, हम बात करें तो 2025, 2024, 2023 और 2022, पिछले 4 सालों के पेपर आपके सामने रखे थे। ठीक है, और आपको सारी चीजें बताई थी और सारे क्वेश्चंस हमने बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे 12th क्लास का पेपर भी देखने वाले हैं, या 12th क्लास का पेपर भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना। क्लास थोड़ी सी मैं फास्ट लेकर चलूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और हम बहुत कम टाइम में जो आज का पेपर है 2026 का आईटी का, उसको बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर रहे हो और उसका एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि जैसे कि मुझे जो प्राप्त हुआ पेपर वो मुझे पास डी सेट है ना? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है ना, जो विकल्प वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और जो आपके है ना क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, वो थोड़े से आगे पीछे सीक्वेंस में लगे होते हैं, बाकी चीजें एज इट इज सेम होती हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो आज का एग्जाम था आपको बताया गया था कि 14 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है 10th का, है ना, हालांकि 13 से स्टार्ट था, पर ये उर्दू सब्जेक्ट था फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, तो 14 तारीख में जो पहला पेपर था वो आपका है ना कंप्लीट हो गया है आईटी का। ठीक है, नेक्स्ट जो पेपर है आपका वो इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है ना, इसका सब्जेक्ट कोड 411 है, और ये आपका 17 तारीख मंगलवार को होना है, तो आप इसकी बहुत शानदार तैयारी करें। ठीक है, और जो आईटी पेपर हो गया है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन या बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं करना। आगे हम पेपर को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हम 17 तारीख को हमारा नेक्स्ट एग्जाम है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, क्लास 10th का, है ना। चलिए, तो सारी चीजें एज इट इज हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे, है ना, प्रीवियस एग्जाम जो क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व कर रहे थे कि भाई आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टाइम आपका 3 घंटे का होगा, है ना, मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, और हमारे पास जो इस समय सेट है वो क्या है, डी सेट है। सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आपका जो जॉब रोल है वो आता है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और हम 2026 की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह एज इट इज सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, अलग अलग सेट में किसी में आप देखेंगे तो खाली स्थान पहले आपको मिल जाते हैं, किसी में विकल्प पहले मिल जाते हैं, किसी में सत्य सत्य पहले मिल जाते हैं, यही सारे चेंजेस होते हैं। ये आप देखोगे 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो 20 नंबर। ठीक है, 5 से लेकर 9 तक आप देखेंगे तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सारे, है ना। 10 से लेकर 15 तक सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, और 16 से 20 तक सारे जो है वो 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेट है वो डी सेट है, उसमें हम देख लें तो सबसे पहले हमें क्या देखने मिलता है, ट्रू फॉल्स हमें सबसे पहले इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आपसे पूछा गया है कि राइटर के सभी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होते हैं क्या, है ना। तो सबसे पहला आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है 7/7, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा हम पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, बहुत मुश्किल नहीं है या बहुत इजी नहीं है। कह रहा है कि राइटर के सभी डॉक्यूमेंट जो हैं क्या ये टेम्पलेट पर आधारित होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित नहीं होते, तो हमारी ये वाली बात जो है वो क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक बार बनाया गया मैक्रो बाद में एडिट किया जा सकता है क्या। अगर उन्होंने बोला कि एक बार आपने मैक्रो बना लिया, क्या उसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप बाद में उसको एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि क्वेरी चलाने के लिए या क्वेरी को रन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है क्या वो F5 होती है, तो बिल्कुल क्या है ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी, है ना। क्वेरी चलाने के लिए जो शॉर्टकट की है, ठीक है, वो F5 होती है, पर इनने क्या बोला है भाई कि नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ठीक है ना, और इसको है ना गलत हमने अगर किया है तो हमें थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो उस केस में हम क्वेश्चन में है ना को बहुत ध्यान से कर रहे हो। कह रहे क्वेरी चलाने के लिए शॉर्टकट की F5 नहीं है, जबकि क्वेरी चलाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F5 ही होती है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन से कृत्रिम प्रकाश जो है वो नींद की समस्या पैदा कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने अगर रहते हैं या आपकी है ना आंखों पर स्क्रीन का लाइट बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का रहता है, तो क्या ये नींद की समस्या पैदा कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइल मेन्यू का उपयोग जो है वो स्प्रेडशीट के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। फाइल मेन्यू का उपयोग जो है वो स्प्रेडशीट के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ये वाली बात गलत हो जाएगी, है ना। परिवर्तन जो है हमें वो दूसरे मेन्यू में मिलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक है। चलिए यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रही होगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे विकल्प वाले क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये थोड़े से इजी आए थे इस बार, हम देखें अगर तो, ठीक है। लास्ट टाइम भी इजी थी, पर एक या दो क्वेश्चन हमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के मिलते थे, पर इस बार आप देखेंगे सारे क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, ठीक है। मौखिक संचार के लिए हम किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें हमें पता है कि क्या होता है, सरल हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तकनीकी शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते, शब्द जाल भी नहीं आएगा और परिवर्णी भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कुछ कॉपी करने के लिए आप किस कीज का उपयोग करते हैं या कौन सी की का उपयोग करते हैं, तो हमें पता है कि Ctrl+X का हम नहीं करते हैं, Z का भी नहीं करते हैं, ठीक है, और टी का भी नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि Ctrl+C से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट की है, मतलब हमें क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा सेलेक्ट करना है, सब कुछ हमें क्या करना है, चुनना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+A का यूज करते हैं, ये बहुत है ना बार हमने पढ़ा हुआ है। Ctrl+S से आप सेव करते हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, है ना। डी भी आपका नहीं होगा, और हम देखेंगे तो बी भी आपका नहीं होगा, है ना। डी आप बताएंगे क्या होता है, हमने 2 दिन पहले है ना या 3 दिन पहले वाली क्लास में पढ़ा है, Ctrl+D, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट नाम है ना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो का डिफॉल्ट नाम था। शायद एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, है ना, इसमें टाइपिंग एरर है। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मैंने पढ़ा था ये आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो का डिफॉल्ट नाम है ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पूछा गया है मैक्रो, इनमें से कौन सा मैक्रो का डिफॉल्ट नेम है, तो हमने पढ़ा हुआ है मैक्रो का डिफॉल्ट नेम क्या है, आपका मैन है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया विकल्प वाला कि डीबीएमएस का एक्सटेंशन या विस्तार क्या है, तो बहुत ईजी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश में मिल रही होंगी बाइलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपसे खालिस्तान पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट खालिस्तान है या खालिस्तान होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट जो होता है ये क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है भाई, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो पहले का आंसर हो जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है लिब्रे ऑफिस बेस
लिब्रे ऑफिस बेस का एक्सटेंशन आपसे पूछा है, मैंने आपसे बोला था कि एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस बेस का एक्सटेंशन होता है .odb, ठीक है, क्या होता है .odb। अगर आपने लिखा है तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेरी को चलाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वही वाला क्वेश्चन फिर से हमें देखने के लिए मिल रहा था। ये क्या हो जाएगा F5 है ना, यही 77 में हमें मिला था, तो वहां पर ये गलत हो गया था। तो इस सवाल का आंसर आप देखोगे पेपर में ही छुपा हुआ। मैंने बोला था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चंस के आंसर वहीं आपको छुपे हुए मिल जाएंगे। तो ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा आपका F, तो ये आपका हो जाएगा F5। ये जो है आपका ये हो जाएगा F5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अगर हमने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर फंस सकते हैं। कह रहा है कि पानी का पीएच मान खालिस्तान विश्लेषण के माध्यम से नापा जाता है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं अम्ल या क्षार, ठीक है, अम्ल क्षार विश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हमने कई बार क्लास में पढ़ा है। खालिस्तान टूल का जो प्रयोग है वो इमेज के अनचाहे हिस्से को काट देता है। तो आपको पता है, आपने कई बार पढ़ा है ना, मैच द फॉलोइंग में क्रॉप, क्रॉप क्या करता है, इमेज के अनचाहे हिस्से को काट देता है। तो इनके आंसर्स कुछ इस तरीके से बन रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है ना। तो कम्युनिकेयर है, हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेयर जो है ये क्या है भाई, एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। कंट्रोल पी भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। मैक्रो जो है वो आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि मैक्रो क्या है, एक रिकॉर्डिंग टूल है, ठीक है। पैराग्राफ जो है ये स्टाइल की श्रेणियों के अंतर्गत आता है, अपने स्टाइल की जो श्रेणियां पढ़ी हैं उसमें आपने पैराग्राफ पढ़ा है। और 108 आपको क्लियर दिख रहा है कि ये आपातकालीन स्थिति वाला क्या है, नंबर है, ठीक है। तो बहुत ईजी ये मेरे हिसाब से रही है, ठीक है। विकल्प आपके बहुत ईजी थे, सही जोड़ियां आपके बहुत ईजी थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 3 नंबर वाला जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है डीबीएमएस, है ना, कि डीबीएमएस को परिभाषित करें। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि डीबीएमएस को परिभाषित करें मतलब इसकी एक परिभाषा हमें बतानी है, इसका एग्जाम्पल बताना है। इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना, ना कोई सीट बना के आना, ना कोई हमें ऐसा कुछ इसमें करना, ना कोई डायग्राम वगैरह की भी आवश्यकता मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है। आपको केवल एक सिंपल सी परिभाषा बतानी है 2 से 3 लाइन की, है ना, ठीक है। एक लाइन आप कंक्लूजन निष्कर्ष दे सकते हैं, कंक्लूजन, और एक एग्जांपल लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो डीबीएमएस में सबसे पहले तो आप देखो डीबीएमएस अगर लिखा है तो इसका फुल फॉर्म आप लिख दें, है ना, पहली लाइन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है, सिस्टम है जो डाटा को संग्रहित, स्टोर, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज, प्रबंधित या मैनेज और पुनः प्राप्त यानी रिट्रीव करने का कार्य करता है। एक परिभाषा बन गई 2 लाइन की, ठीक है। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे यह उपयोगकर्ता को डेटाबेस बनाने, उसमें परिवर्तन करने तथा सुरक्षित रूप से उपयोग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। एग्जाम्पल क्या होगा, MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस भी आप लिख सकते थे एग्जाम्पल में, ठीक है। इस प्रकार लास्ट में एक लाइन हम लिख सकते हैं चाहे तो, कि इस प्रकार डीबीएमएस डाटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संभालने वाली प्रणाली है। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ऐसा लिखा होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है। अब देखो आप सिंपल पूछा है तनाव क्या है, तो ना आपको इस समय इसका मैनेजमेंट बताना है, ना इसके बारे में मॉडल बताना है, ना ही कुछ बताना है। केवल एक परिभाषा के फॉर्म में आप क्या बता रहे होंगे, स्ट्रेस क्या होता है, बस, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, और स्थिति लिख सकते हैं जिसमें तनाव आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं तनाव वह मानसिक और शारीरिक अवस्था है जो किसी कठिन परिस्थिति, दबाव या चिंता के कारण उत्पन्न होती है। और अगले पॉइंट में हम लिखेंगे जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों या समस्याओं को संभालने में असमर्थ होता महसूस करता है तो वह तनाव की स्थिति में चला जाता है, या उसे हम तनाव कहते हैं। बात खत्म, ठीक है। एक लास्ट लाइन में कंक्लूजन बनता है, अगर 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, तो 1 नंबर यहाँ, हम 3, है ना, यहाँ पर पैरामीटर लेकर भी चल सकते हैं, है ना। तो लास्ट में आप लिख रहे होंगे कंक्लूजन कि इस प्रकार तनाव शरीर और मन की एक प्रतिक्रिया है जो दबाव या चिंता के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये आपका सीधा एज इट इज बिल्कुल आपको लिखना था, ठीक है ना, बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपने लिखा होगा। इसमें और कुछ हमें फालतू चीजें नहीं बतानी थी, या इसमें हम और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बताकर ना आए, क्योंकि मैंने बताया था कि टू द पॉइंट आप लिख रहे होंगे, जो आपसे पूछा है आप उसके आसपास बिल्कुल रहेंगे,
तो आपको जो मार्किंग है वो आपको बहुत अच्छी मिल रही होगी एग्जाम में, है ना। जबरदस्ती क्वेश्चंस को हमें एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं चिपकाना है या उसके साथ इंक्लूड नहीं करना है, इससे है ना एक नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है या नेगेटिव हम देख सकते हैं कि प्रभाव। स्थायी विकास मैंने आपको बताया था, हमने पिछले 4 सालों के जो पेपर सॉल्व करे थे, हर साल हमें स्थायी विकास या सतत विकास मिला और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने के लिए मिल रहा होगा, इसको बहुत अच्छे से हम 3 है ना पॉइंट्स में तैयार कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा हमसे पूछिए। स्थायी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ इस प्रकार करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ रहा हो या उनके लिए भी संसाधनों को सुरक्षित तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और समझदारी के साथ उपयोग करना शामिल होता है, अर्थात ऐसा विकास जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए लंबे समय तक चलता है या चलता रहे, उसे हम स्थायी विकास कहते हैं। आपको केवल टू द पॉइंट इतनी बातें लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे तो बहुत है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। टीओसी थ्योरी ऑफ कंटेंट, है ना। थ्योरी ऑफ कंटेंट हमने कई बार इसकी चर्चा करी है, इसको पढ़ा हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर से आपसे पूछा गया है, तो आप बता रहे होंगे कि थ्योरी ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट जो है, टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसी सूची होती है जिसमें दस्तावेज के सभी अध्यायों, शीर्षकों और उपशीर्षकों के नाम तथा उनके प्रश्न क्रमांक क्या होते हैं, क्रमबद्ध रूप से शामिल होते हैं। यह पाठक या यूजर को दस्तावेज के विषयों को आसानी से खोजने और समझने में क्या करता है, सहायता करता है। मैं केवल टीओसी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार टीओसी जो है दस्तावेजों की विषय सूची होता है जो सामग्री को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सरल भाषा में हमें इसको बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, हाइपरलिंक। मैंने आपको बोला था हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछा जा रहा है, या तो एब्सोल्यूट या हाइपरलिंक या रिलेटिव हाइपरलिंक पूछी जा रही है। यहाँ से आप सिंपल 3 नंबर में आपसे केवल हाइपरलिंक पूछा हुआ है बस, है ना। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है प्रीवियस पेपर, उसको बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं कि हाइपरलिंक वही लिंक होती है जिस पर क्लिक करने से हम किसी अन्य वेब पेज, दस्तावेज, चित्र या फाइल पर सीधे पहुंच जाते हैं, या वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं या पेज पर हम पहुंच जाते हैं। यह आमतौर पर टेक्स्ट या चित्र के रूप में होता है और अलग रंग से क्या होता है, रेखांकित होता है, और इसके नीचे हम अंडरलाइन भी देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते थे www.google.com या कुछ भी एक एग्जाम्पल, एक लिंक आप यहाँ पर चाहते तो उदाहरण के साथ लिख सकते थे, मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। इस प्रकार हाइपरलिंक एक ऐसा माध्यम है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना पहुंचने की क्या करता है, सुविधा उपलब्ध कराता है, या आप एक स्थान दूसरे स्थान तक है ना जंप कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं ना। इसके बाद मैंने बताया था सफल उद्यमी, आपको हर बार ही बताया था कि भैया 5 नंबर में सफल उद्यमी बहुत पूछा जा रहा है, हर बार आ रहा है। सफल उद्यमी की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही है, इस बार उन्होंने कार्य पूछ ली, तो बात एक ही है, विशेषताएं या कार्य एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सफल उद्यमी के कार्य आप 5 लिख सकते हैं बहुत आसानी से। योजना बनाना यानी प्लानिंग, व्यवसाय की सही योजना और लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का प्रबंधन करना यानी रिसोर्स मैनेजमेंट, धन, श्रम और सामग्री का उचित उपयोग करना, जोखिम उठाना यानी रिस्क टेकिंग, लाभ के लिए आवश्यक जोखिम उठाना, निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग, समय पर सही और प्रभावी निर्णय लेना, नेतृत्व करना लीडरशिप, कर्मचारियों का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरणा देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफल उद्यमी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और आगे बढ़ने के लिए क्या होते हैं, आप देखोगे तो यहाँ पर सहायता। चलिए, ये मैंने आपको बताया था भाई, पिछले सालों के हम जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो सफल उद्यमी है, सफल उद्यमी वाला क्वेश्चन भैया 5 नंबर में आपसे हर बार ही पूछा जा रहा है। तो सफल उद्यमी की विशेषताएं ना पूछकर आपसे सफल उद्यमी के कार्य पूछ ले तो एक ही बात है, मिलता जुलता आंसर बन रहा होगा। तो पहला आंसर हमसे लिख रहे होंगे सफल उद्यमी के कार्य में कि भैया योजना बनाना या प्लानिंग करना, ठीक है। तो व्यवसाय की सही योजना और लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट, धन, श्रम और सामग्री का उचित उपयोग करना, जोखिम उठाना यानी रिस्क टेकिंग, लाभ के लिए आवश्यक जोखिम उठाना, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग, समय पर सही और प्रभावी निर्णय लेना, नेतृत्व करना यानी लीडरशिप, कर्मचारियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना। तो इस प्रकार सफल उद्यमी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और आगे बढ़ाने के लिए इन कार्यों को क्या करता है इन कार्यों उनके उद्यमी के द्वारा किए जाते हैं, सफल उद्यमी के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं 5 नंबर का जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। इसमें आपसे ट्रैक चेंज पूछा है और टेम्पलेट पूछा है, तो ये भी हम देखेंगे तो रिपीटेड हम कह सकते हैं।
ट्रैक चेंज है ना आपके लिए नया हो सकता है पर हमने पढ़ा हुआ है, और टेम्पलेट तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। ट्रैक चेंज हम देख लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा दस्तावेज में किए गए सभी बदलाव, जैसे कि जोड़ना, मतलब कोई चीज़ जोड़ना, उसको हटाना या संशोधन करना, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो जाते हैं। इससे हम देख सकते हैं, है ना, इसे हम देख सकते हैं कि किसने और कहाँ क्या परिवर्तन किया है, तो ऐसा आप इसके अंतर्गत लिख सकते थे, ठीक है। टेम्पलेट की हम बात कर लेते हैं। टेम्पलेट पहले से तैयार किया गया प्रारूप या फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसमें फॉन्ट, शैली, लेआउट आदि निर्धारित होते हैं। इसका उपयोग नया दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स को जल्दी और समान रूप से बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रैक चेंज जो है ये परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है, और टेम्पलेट जो है ये प्रारूप को क्या करता है, तैयार, टेम्पलेट जो है वो तैयार प्रारूप प्रदान करता है या अवेलेबल आपको कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पर देख लेते हैं। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के चरण आपसे पूछे गए हैं कि मैक्रो को रिकॉर्ड करने के चरण लिखें, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करना था, एज इट इज बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट्स आपको बिल्कुल सरल भाषा में लिखने थे, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो को रिकॉर्ड करने के चरण निम्न है। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे, इसके बाद हम टूल पर जाएंगे, फिर हम मैक्रो वाले सेक्शन पर जाएंगे, फिर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब स्प्रेडशीट में आवश्यक कार्य हम कर रहे होंगे, जैसे कि डेटा भरना है, फॉर्मेटिंग करना, जो भी कार्य हमें करने हैं। कार्य पूरा हो जाने पर हम स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर क्या कर रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे। मैक्रो का नाम हम लिखेंगे, या ठीक है एक नाम देंगे, स्थान चुनेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन चरणों का पालन करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कैल्क में मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिखनी थी ना, टू द पॉइंट्स आंसर लिख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। यहाँ से डेटा और सूचना के बारे में पूछा, ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया है ना, कई बार डेटा और सूचना मैंने आपको बताया है और पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो क्लासेस हमने ली हैं उस क्लासेस में भी मैंने आपको रोजगार कौशल के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो डेटा की हम बात करते हैं। तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट है ना, या तथ्य हैं, आंकड़े हैं, संकेत हैं, जिनका अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। यह अक्षर, संख्या, चिन्ह या चित्र के रूप में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे एक नंबर 45 है, 60 है, 75 है, अंक हो गए, राम, सीता आदि नाम हो गए, ये सब डेटा है। अब सूचना की जब बात करते हैं तो जब डेटा को व्यवस्थित, वर्गीकृत और संसाधित यानी प्रोसेस करके अर्थपूर्ण बनाया जाता है या मीनिंगफुल बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, सूचना कहते हैं। सूचना जो है वो निर्णय लेने में क्या होती, सहायक होती। जैसे मैं कह दूं, इसी डेटा के आधार पर कक्षा का औसत अंक जो है वो 60% है, या जो नाम यहाँ है इनका, है ना, इनके ये नंबर थे, ठीक है, तो हमें नहीं पता चल रहा था। पर अगर मैंने ऐसा कह दिया कक्षा में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं और इनका औसत जो है वो 60% है, तो अब ये क्या बन गई, एक सूचना बन गई, एक इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, बन गई, ठीक है। हम 2 पॉइंट और लिख सकते हैं उसमें एक्स्ट्रा, कि डेटा जो है वो कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट है, जबकि सूचना संसाधित और अर्थपूर्ण डेटा उपलब्ध कराती है या होती है। डेटा सीधे निर्णय लेने में सहायक नहीं होता है, जबकि सूचना जो है वो निर्णय लेने में क्या होती है, सहायक होती है। इस प्रकार डेटा मूल तथ्य है और सूचना उसका क्या है, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण क्या है, रूप है। तो हम इसको और डिटेल में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपसे 5 नंबर में पूछा गया था 7C मॉडल, है ना, जाना माना क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी हमें बार बार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आपसे 7C मॉडल पूछा गया है संचार का। तो इसमें हमें टू द पॉइंट 5 नंबर का था, तो इसमें जरूरत नहीं थी कि हम संचार की परिभाषा लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है संचार को समझाते हुए 7C बताओ, ऐसा कुछ लिखा हो। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक लाइन में लिखना है कि भाई संचार का 7C जो है वो निम्न है, ठीक है ना, ठीक है, या प्रभावी संचार के लिए एक सिद्धांत देता है, ठीक है, और इसको 7C कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम C से बताएंगे, ये क्लियर होता है, ठीक है ना। आप इसमें एक लाइन में लिख सकते थे, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। स्पष्ट संदेश, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। इसके बाद आपने बताया सेकंड नंबर, दूसरा जो सी है वो कंसाइज को बताता है, यानी संदेश छोटा और अनावश्यक शब्दों से मुक्त होना चाहिए। सी में आप बताएंगे कंप्लीट, संदेश में आवश्यक सभी जानकारियां शामिल होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। करेक्ट, भाषा और तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीट, हम कह सकते हैं कि संदेश तथ्यात्मक और स्पष्ट उदाहरणों सहित होना चाहिए। कोहेरेंट को हम बोल सकते हैं कि विचार जो है क्रमबद्ध और जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, ठीक है। कॉर्टियस हम बोल सकते हैं विनम्रता, यानी संदेश विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। तो इस प्रकार 7C मॉडल प्रभावी और सफल संचार के लिए आवश्यक सिद्धांतों को शामिल करता है या बताता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के कार्य आपसे पूछा गया है, आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमने पढ़ा हुआ है माउस के कार्य, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो आप 5 पॉइंट इसमें बढ़िया लिख सकते थे, एक लाइन में बता सकते थे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है ना, और सबसे ज़्यादा है ना यूज़ होने वाली डिवाइस है, और इसके कार्य निम्नलिखित हैं, है ना। नंबर 1 हम कह सकते हैं पॉइंटिंग,
स्क्रीन पर किसी आइकॉन या विकल्प को चुनने के लिए कर्सर है ना उपलब्ध होता है इसके द्वारा, ठीक है, उपलब्ध कराता है। क्लिक करना, किसी फाइल या प्रोग्राम को खोलने के लिए बटन दबाना या क्लिक करना हम शामिल कर सकते हैं इसमें। डबल क्लिक जो है, ठीक है, फाइल फोल्डर को खोलने के लिए 2 बार क्लिक करना डबल क्लिक कहलाता है, ठीक है। राइट क्लिक हम बता सकते हैं, विकल्पों की सूची या शॉर्टकट मेन्यू खोलना राइट क्लिक कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा देता है, फाइल या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने या लाने ले जाने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करते हैं। स्क्रॉल करना हम बोल सकते हैं, वेब पेज या दस्तावेज को ऊपर नीचे करना स्क्रॉल करना कहलाता है। सेलेक्ट करना हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट या फाइल या चित्र को चुनना सेलेक्ट करना कहलाता है, ठीक है ना। और भी आपने पढ़े हुए हैं पर सफिशिएंट है, 5 हम लिख के आ रहे हैं तो, ठीक है, 5 से 6। इस प्रकार माउस कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को सरल और तेजी से करने में सहायता करता है, कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत बचाव तकनीकों की सूची बनाइए। ये हम कह सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस नहीं किया, पर हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं उस लास्ट चैप्टर में हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है। हमने वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस करे थे वो ये करे थे, अग्निशामक आपसे पूछा जाता है, या आग का प्रकार आपसे पिछले बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या कर्मचारियों पर कार्यस्थल की सूची या नियम वगैरह आपसे पूछे गए। ये 3 क्वेश्चन जनरली हमने डिस्कस करे थे, पर ये एक नया क्वेश्चन है, पर हम इसको लिख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आया है, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विद्युत बचाव तकनीकों की सूची हमें बनाना है या इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय दुर्घटना से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित विद्युत तकनीकों का हम पालन कर सकते हैं या इनको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला आता है अर्थिंग, है ना। हम कंप्यूटर चला रहे हैं या कोई भी हैवी उपकरण चला रहे हैं तो अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सीधे है ना जो करंट है ना वो हमारी डिवाइस में, ठीक है, या मशीन में आपको महसूस होगा कि आपको है ना उसमें हल्के हल्के करंट के झटके लग रहे हैं। अर्थिंग कमज़ोर होने से या ना होने से ऐसा देखने के लिए आता है। साथ ही साथ वो मशीन और उपकरण भी खराब होने के है ना चांसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी विद्युत उपकरणों में अर्थिंग अवश्य होना चाहिए ताकि करंट का रिसाव सीधे ज़मीन में चला जाए और कोई झटका हमें महसूस ना हो, या हमारी मशीन जो है या टूल जो है ना या सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो, ठीक। दूसरा हम कह सकते हैं फ्यूज़ एवं एमसीबी का उपयोग करना। अधिक करंट आने पर जो फ्यूज़ है या एमसीबी स्विच है ये स्वतः ही क्या होते हैं, स्वतः ही ऑटोमेटिक विद्युत प्रवाह को डिस्कनेक्ट कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट या जो दुर्घटना है या आग लगना है इससे क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये लगे होते हैं एमसीबी स्विचेस तो जैसे ही है ना हाई वोल्टेज करंट आ रहा है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या हमने कोई उपकरण छू लिया और हमें करंट लगने वाला है या शॉर्ट सर्किट होने वाला है तो उसी दौरान है ना फ़ौरन क्या होती है, ये बटन ऑफ हो जाती है और जो है ना करंट सप्लाई है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। इससे घटना या दुर्घटना क्या होती है ना होने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रबर के दस्ताने और जूते पहनना। विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने और सूखे जूते पहनना चाहिए क्योंकि रबर जो है विद्युत का कुचालक होती है। अब जूते भी जो है वो सूखे होने चाहिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैसे नहीं होने चाहिए, पानी वाले नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं गीले हाथों से स्विच को ना छूना। पानी विद्युत का सुचालक है, हम सबको पता है, इसलिए गीले हाथों से भी स्विच को या उपकरण को नहीं छूना चाहिए, ठीक है ना। या किसी डिवाइस में पानी नहीं जाना चाहिए कि हम कंप्यूटर में देखते हुए पानी चला गया है तो उससे भी शॉर्ट सर्किट वगैरह या मशीन खराब होने का डर रहता है। खराब तारों और खुले तारों से दूरी बनाना या उनको नहीं छूना, ठीक है। कटे फटे या खुले तारों को तुरंत बदल देना चाहिए क्योंकि ये करंट लगने का मुख्य कारण बन सकते हैं, ठीक है। 3 पिन वाला जो प्लग है उसको यूज़ करना चाहिए जिससे है ना जो पावर सप्लाई है या अर्थिंग वगैरह है वो प्रॉपर मिल रहा हो। 3 प्लग में अर्थिंग की सुविधा उपलब्ध होती है जिससे अतिरिक्त करंट जो है सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाता है और किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती। चेतावनी संकेतों का जरूर पालन करना है, जैसे हाई वोल्टेज या डेंजर जोन है, ठीक है, कोई पावर प्लांट है, हम है ना ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर है ना जो खतरे के निशान हैं वो बने हुए हैं तो हमें उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है या सावधानी रखनी है, जैसे संकेतों से दूरी बनाना है या दूर रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप 6 पॉइंट लिख सकते थे, 7 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, तो 6 से 7 पॉइंट लिखे जा सकते थे। इसमें एक निष्कर्ष हम लिख सकते थे, एक छोटा सा 1 लाइन या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे कि उपरोक्त विद्युत बचाव तकनीकों का पालन करने से विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने की विधियाँ। बहुत आसान क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है ना, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में इमेज या चित्र को जोड़ने के लिए आप निम्नलिखित विधियों को अपना सकते हैं, है ना।
इसमें आपसे कोई 3 पूछी हैं तो हम कोशिश कर रहे हो कि हम 3 मेथड ही लिख रहे हूँ, है ना। बुक में भी आपको देखने के लिए मिलती है 3 मेथड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसर्ट, है ना, टैब के द्वारा इमेज को जोड़ना। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, फिर मेन्यू बार में आप जाते हैं जहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है या टैब मिलता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको पिक्चर्स वाले विकल्प पर ले जाता है या इमेज वाले विकल्प पर ले जाता है, और आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज होती है उस पर आप इंसर्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना। और हमें इसी तरीके से आसान लिखना था। मैंने आपको बताया था कि आपकी भाषा शैली जितनी सरल होगी, है ना, सामने वाले को आपका आंसर जितने जल्दी समझ में आ रहा होगा, है ना, मार्क्स भी आपको उतने जल्दी उतने अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप विधि की हम बात कर लेते हैं। तो जिस फोल्डर में हम इमेज को सेव करे रहते हैं उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, इमेज पर माउस से हम क्लिक कराते हैं और उसको पकड़कर, है ना, उसको खींचकर हम ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वहाँ वो इमेज आपको, है ना, ऐड हो जाती है या दिखने लगती है। इससे इमेज ऑटोमेटिक ही डॉक्यूमेंट में आ जाती है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड बोलते हैं। तीसरा मेथड हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन पिक्चर या क्लिप आर्ट के द्वारा इमेज को जोड़ना, है ना। जो लाइब्रेरी होती है उसमें हम पहले से इमेज इसको क्या करते हैं, ऐड कर दें, ठीक है। और इंसर्ट टैब पर हम जाकर ऑनलाइन पिक्चर या क्लिप आर्ट के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अपनी पसंद की इमेजों को इंटरनेट पर सर्च करके उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे चुनी गई या सेलेक्ट की गई इमेज भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ही पूछे थे तो हम कोशिश करें कि हम 3 ही लिखें, ठीक है। निष्कर्ष आप बता सकते हैं कि उपरोक्त विधियों से हम आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज को जोड़ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका आकार और स्थान भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को साझा करने या शेयर करने के चरण आपसे पूछे गए हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को शेयर करने के चरण जो है निम्न है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइल को खोलते हैं या ओपन करते हैं। सबसे पहले उस स्प्रेडशीट फाइल को खोलें जैसे आप सामने वाले को, है ना, या सिस्टम को साझा या शेयर करने वाले, सबसे पहले उसको ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद आप टूल मेन्यू पर क्लिक करते हैं और मेन्यू बार में आप टूल्स वाले विकल्प पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको एक ऑप्शन या एक विकल्प मिलता है जिसमें लिखा होता है शेयर स्प्रेडशीट। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्या करते हैं, शेयर स्प्रेडशीट वाले विकल्प पर चले जाते हैं, ठीक है। शेयर स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर्स पर हम टिक करते हैं और खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में हम शेयर द स्प्रेडशीट विथ अदर यूजर विकल्प पर क्या करते हैं, चेक बॉक्स में हम क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ओके बटन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं इस प्रकार यह स्प्रेडशीट जो है वो नेटवर्क पर अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, हम इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष आप लिख सकते हैं उपरोक्त चरणों का पालन करने से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को आसानी से साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए फाइल, ठीक है ना, उपयोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी की हमने पढ़ा हुआ है, फॉरेन की हमने पढ़ा हुआ है, है ना, ठीक है। तो आप देखोगे DBMS से आपको ये वाला क्वेश्चन मिल गया। तो प्राइमरी की वगैरह हमने ये पढ़े हुए हैं। और नेटवर्क मॉडल भी अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। ये 1 to 1 1 to many मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर 4 साल के पेपर्स हैं हर पेपर में, है ना, या तो 1 to many या 1 to 1 आपको करवाया हुआ, बहुत अच्छे उसको बताया हुआ है। 5 नंबर के लिए भी, 3 नंबर के लिए भी और 7 नंबर के लिए भी, तीनों हमने बहुत अच्छे से तैयार करे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की आपसे पूछे गए। तो आप बता सकते हैं कि डेटाबेस में किसी तालिका या टेबल के रिकॉर्ड को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार की कुंजियों का उपयोग किया जाता है DBMS के अंदर। सबसे पहले प्राइमरी की आती है। तो प्राइमरी की वह कुंजी होती है जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट या यूनिक पहचान देती है या यूनिक पहचान बनाती है। इसमें नल मान नहीं हो सकता है। एक तालिका में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि छात्र तालिका में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हम बना सकते हैं क्योंकि ये यूनिक होता है, ठीक है। इस तरीके से सफिशिएंट है। 7 नंबर में हम, है ना, 2 3 लाइन में इनके बारे में बता रहे होंगे एग्जाम्पल के साथ, तो काफ़ी सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फॉरेन की हम बात कर लेते हैं। तो फॉरेन की वह कुंजी होती है जो एक तालिका को दूसरी तालिका से क्या करती है, जोड़ती है। यह किसी दूसरी तालिका की प्राइमरी की को संदर्भित करती है। इससे टेबल्स के बीच संबंध या रिलेशनशिप क्या होता है, स्थापित होता है। एग्जाम्पल हम बताएंगे कि जैसे रिजल्ट तालिका में रोल नंबर जो है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, फॉरेन की हो सकती है। बहुत डिटेल में आवश्यकता यहाँ पर नहीं है बताने की, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आपसे पूछी होती तो हम काफ़ी डिटेल में उसको बता रहे होते। तो हम केवल उसके 2 से 3, है ना, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करके चलना है, ठीक है ना, तो सफिशिएंट है, ठीक है। कैंडिडेट की वह कुंजी होती है जो रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान सकती है। एक तालिका में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। इन्हीं में से किसी एक को हम प्राइमरी की क्या कर सकते हैं, चुनते हैं या चुना जाता है।
एग्जाम्पल जैसे छात्र तालिका में रोल नंबर और आधार नंबर दोनों जो है वो कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। रोल नंबर और आधार नंबर दोनों ही क्या है, कैंडिडेट की हो सकती है। अब आता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वही की होती है जिसे प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना गया हो, है ना। ऐसी की जिसको प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना गया हो या पहले सेलेक्ट नहीं किया गया हो, उसको हम अल्टरनेट की कह सकते हैं। एग्जाम्पल यदि रोल नंबर को प्राइमरी की चुन लिया गया तो आधार नंबर जो है ये अल्टरनेट की बनेगा। एग्जाम्पल के साथ हम बता सकते हैं कि निष्कर्ष लिख सकते हैं कि डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की कुंजियां जो है डेटा को सही ढंग से संगठित करने तथा तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये मॉडल पूछ लेना है ना, 1 to 1, ठीक है ना, 1 to many, ठीक है, और many to many, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 to many होना चाहिए, है ना, 1 to many, ठीक है। इसको अपन सही कर लेते हैं। ये क्या है भाई, 1 to many। तो फर्स्ट पूछा है 1 to 1, है ना, एक बार मैं देख भी लेता हूँ पेपर में। 1 to 1 आपसे पूछा गया है, 1 to many पूछा गया और many to many पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये तीन आपसे पूछा गया। तो आप बता सकते हैं एक लाइन में कि तालिकाओं के या टेबल्स के बीच में या डेटाबेस के बीच में डेटा को जोड़ने के जो तरीके हैं या मेथड्स हैं उनको हम रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशनशिप जो होते हैं, है ना, इनके प्रकार हैं 1 to 1। पहला हमारे पास आता है 1 to 1। एक परिभाषा आप लिख रहे होंगे कि जब एक तालिका का प्रत्येक रिकॉर्ड दूसरी तालिका की केवल एक ही रिकॉर्ड से जुड़ा होता है तो ये 1 to 1 कहलाता है। विशेषता इसकी हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सफिशिएंट, ठीक है ना। डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं आप, छोटा सा एक चित्र चाहे तो बना सकते हैं या टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताई हुई है, जब क्वेश्चन डिटेल में आपको बताया था कि 1 to 1 ही 7 नंबर में आ जाए या 1 to many ही 7 नंबर में आ जाए, तो फिर मैंने आपको बताया हुआ काफ़ी डिटेल में प्रीवियस ईयर में। तो विशेषता हो गई कि हर रिकॉर्ड का केवल एक संसाधित रिकॉर्ड होता है, आमतौर पर व्यक्तिगत पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है ये। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एक व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर जो है ना, वो जो है वो केवल वही व्यक्ति का हो सकता है, या एक कर्मचारी का एक पैन कार्ड हो सकता है। तो ये 1 to 1 रिलेशन को शो कर रहे हैं। चित्र में हम बता सकते हैं कि, है ना, पर्सन टेबल है, एक पासपोर्ट टेबल है, और ये दोनों क्या है आपके 1 to 1 से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हम एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, ठीक है। 1 to many है सेकंड। तो आप बताएंगे कि जब एक तालिका में एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका के कई रिकॉर्ड या बहुत सारे रिकॉर्ड से संबंधित होता है या रिलेशन रखता है तो उसको हम 1 to many कहते हैं ना, 1 to many, इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं विशेषता में कि सबसे सामान्य प्रकार का संबंध होता है, इसमें पेरेंट चाइल्ड संरचना का प्रयोग किया जाता है। एक पेरेंट होता है और नीचे हम क्या कह सकते हैं, चाइल्ड होते हैं। इस तरीके की संरचना इसमें क्या होती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे एक कक्षा है, इस कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, एक अध्यापक हैं, कई विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चित्रात्मक रूप में कह सकते हैं एक क्लास टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, जिसमें 1 to many का क्या है, रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है many to many। नाम से स्पष्ट है कि जब एक तालिका के कई रिकॉर्ड दूसरी तालिका के बहुत सारे या कई रिकॉर्डों से जुड़े होंगे या रिलेशन रख रहे होंगे तो many to many कहेंगे। विशेषता इसकी हो जाएगी कि अक्षर जंक्शन टेबल मध्य तालिका का उपयोग करके इसको लागू किया जाता है। दोनों तालिकाओं के कई रिकॉर्ड एक दूसरे से संबंध रखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कई विद्यार्थी, है ना, और कई विषय हो गए, कई पुस्तक, कई लेखक हो गए, या बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे लेखक, है ना। स्टूडेंट टेबल है, ये सब्जेक्ट टेबल है, N to N, ठीक है, संबंध बना सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अगर देखते हैं तो पेपर, है ना, आपका बिल्कुल सामान्य था, ठीक है ना। एक एनालिसिस हम देखते हैं तो पेपर बिल्कुल सामान्य था, इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जो सेक्शन टफ हो। हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे तो एक या दो क्वेश्चंस को हम अगर छोड़ दें तो सारे आप देखेंगे कि 18 से 19 क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बहुत यूनिक हो या नया हो या पहली बार आ रहा हो, तो ऐसा कुछ वहाँ देखने नहीं मिल रहा। सारी रिपीटेड चीज़ें थी या पढ़ी हुई चीज़ें थी। 5 नंबर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिल रहा है, और 7 नंबर में भी हम देख रहे हैं कि वो स्विच जो विद्युत वाला क्वेश्चन था उसके अलावा कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है। तो पेपर जो है आपका बिल्कुल सामान्य था, है ना। हम बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते या बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, पेपर बहुत शानदार था। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है तो हम आराम से, है ना, 90+ नंबर एग्ज़ाम के अंदर लेकर आ सकते हैं, है ना। बहुत ईजी पेपर था, है ना। और मेरे हिसाब से तो आप देखोगे, आप खुद भी अगर आपने बहुत शानदार तैयारी करी है और सब चीज़ें बहुत अच्छी से रिवाइज़ करी है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ना, कि पेपर जो है वो टफ था। तो पेपर आप मान के चलें कि बहुत आसान या एक बहुत सामान्य पेपर आया था, ठीक है। तो अब जो भी है ना, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो हम इसको लेकर आगे हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है।
जैसा कि मैंने बताया कि अब नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है, मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है वो हो गया है, ठीक है। हमने जो भी है ना गलतियाँ करी हैं, ठीक है, या ठीक से तैयारी नहीं करी, या रिवीजन ठीक से नहीं किया, या हमने है ना बहुत मुश्किल चीज़ों को हम पढ़ते रहे हैं, या हमने सामान्य लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, या हमने इजी क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, एग्ज़ाम में जाकर हमें पछतावा हो रहा है कि भाई पेपर तो बहुत ईजी आया, हमने ये क्वेश्चन तो पढ़े नहीं। तो अब इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, हम आगे भविष्य में है ना जो भी क्लासेस में हम आगे हैं, ठीक है, आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं, उन पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और अब जो हो गया है उसको हम छोड़कर, ठीक है ना, आपका पेपर एवरेज रहा, आप बड़े आराम से 60+ नंबर ला रहे हैं, 70+ नंबर ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, तो जो भी है वो ठीक है, ठीक है। अब हम आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको और बेहतर करने की कोशिश करें, उसके लिए हम बहुत अच्छी रणनीति, बहुत अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं, जो हमारे पास समय बचा हुआ समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं ना। और अब इन चीज़ों में हम टाइम अपना ख़राब ना कर रहे हैं, जो पेपर हो गया है उसको हम है ना, मेरा यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं था है ना, बस केवल आपको ये बताना था कि एनालिसिस इस तरीके से हम देख रहे हो पेपर में, जिसमें हम परेशान ना हो रहे हों क्वेश्चंस को लेकर, या क्वेश्चंस के आंसर हम ना ढूंढ रहे हों बुक में। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, जिससे एक अनुमान आप लगा लें कि आपने ठीक ठाक लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो या ये क्लास आपके सामने दी जा रही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारी अभी सीरीज जो चल रही है वो 12th IT के लिए चल रही है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी को है ना आने वाला है, ठीक है, जो IT का एग्ज़ाम है, ठीक है, 12th क्लास का है, ठीक है। तो इसमें JSD के लिए, ठीक है ना, सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आपसे आपका 2025 का जो पेपर है वो स्टार्ट किया है ना। तो इसके ये वीडियो अपकमिंग वीडियोस है जो आपको बहुत जल्द है ना, आज या कल की डेट में आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिलने वाले हैं, जिसमें हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर एक क्लास लेकर आएंगे, है ना, और 5 नंबर के क्वेश्चन और 7 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर एक क्लास लेकर हम आ रहे होंगे। और आगे आने वाले टाइम में हम जो 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है 12th क्लास JSD का, उसको भी साथ में हम इसके बाद सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है।